नमस्कार, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूँ ऋषिराज। आज हमारे साथ बहुत ही एक खास गेस्ट हैं, बहुत सम्मानित गेस्ट हैं, जी पारसारथी सर पाकिस्तान में पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं। बड़े डिप्लोमेट माने जाते हैं भारत के और सर ने सेना में भी शुरुआती दौर में सेवाएँ दी। उसके बाद से सर डिप्लोमेट बने, कई जगहों उन्होंने कई स्तर पर कई देशों में उन्होंने सेवाएँ दी, लेकिन सर की पहचान, एक बड़ी पहचान जो है, वो पाकिस्तान को लेकर है कि पाकिस्तान के नब-नब से वाकिफ़ है वो। तो आज हम भारत तक पर सर के एक्सपीरियंस के थ्रू पाकिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी जो नीतियाँ हैं, आतंक नीति है, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और साथ ही एलएसी पर जो कुछ हो रहा है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। तो बहुत स्वागत है सर आपका भारत तक के मंच पर सर। धन्यवाद। सर सबसे पहले चीन से हम शुरू करते हैं। चीन में अभी सबसे बड़ी जो रीसेंट डेवलपमेंट की खबर है कि एक उनका सैनिक भारतीय सेना ने पकड़ा, उस पर वो जासूसी जैसी कुछ चीजें कर रहा था, कई दस्तावेज भी मिले हैं सर। आपकी पहली टिप्पणी कि ये कैसे हो सकता है? देखिए, जो दो चीजें हो सकते हैं। एक तो अ, रास्ता न पहचान कर उसने सीमा पार कर लिया, हो जाता है। दूसरी बात यह कि वो एक किस्म से स्पाइंग के लिए आया था, गुप्तचर सेवाओं से। तो उससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, पूछताछ की जाएगी। क्योंकि हमारी रिवाज ये है कि अगर वो आए तो प्रश्न उससे प्रश्न पूछा जाए। अगर ये पता चला कि वो किसी गुप्तचर कारण से आया था, तब उसे हम कैद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पता चला कि रास्ता भूल गया, गुमराह हो गया, तो हम उसे वापस कर देंगे। तो ये स्पष्टीकरण है, इसी तरह होगा। क्योंकि हो सकता है कि इन ऊंचे पहाड़ों में एक सैनिक रास्ता खो जाए। दोनों तरफ हो सकते हैं। तो सर ये हो सकता है। तो इस पर लेकिन आपके नजरिए से अगर हम देखें, ये तो भारत था, तो जो बहुत ही उसने उसको तमाम चिकित्सक सेवाएं और तमाम चीजें मुहैया कराई और उसका देखभाल किया। अगर यही चीज चीन के साथ हुआ रहता तो क्या सर उसको वो एक प्रोपोगेंडा की तरह खड़ा करने की कोशिश नहीं करता? प्रोपेगेंडा फायदा जरूर उठाते। मैं नहीं समझता हूँ कि हम क्यों नहीं उठा रहे। उठाना चाहिए। लेकिन चीन को भी अंतर्राष्ट्रीय जो मर्यादाएं हैं उसका पालन करना पड़ेगा। नहीं तो वो भी इसी तरह के हालात में फंस जाए तो बुरा नतीजा निकलेगा। तो ये इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं में ये माना गया है कि अगर कोई सैनिक को आप पकड़ ले और वो आपका विरोध ना करे, तो उसके साथ क्या क्या व्यवहार करना है, उसी तरह के कानून अनुसार व्यवहार करेंगे। सर चूंकि आपका सर दर्शकों का एक्सपीरियंस रहा है, आपने सरकारें बहुत नजदीक से देखी हैं। मेरा ये सवाल है कि जो अभी दौर चल रहा है भारत चीन का, और जो टशन चल रहा है, सिर्फ बैठकें हो रही हैं, ये सबको पता है कि बैठकों से नतीजे कुछ नहीं निकल रहे हैं। चीन अड़ियल रवैया अपना रहा है और भारत भी इस बार टिक चुका है। इसका ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? क्या आपको तरीका नजर आ रहा है या फिर जो एक आम बोलचाल की भाषा में अब जो बात कही जाने लगी है कि अब तो मतलब युद्ध जैसी परिस्थितियां हो गई हैं जहां मतलब सैनिक सैनिक से आपस में भिड़ेंगे? नहीं, इस तरह के तनाव तो उठे हैं। मुझे याद है जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था, चीन का घुसपैठ हुआ हमारे तरफ, अरुणाचल प्रदेश में। जी। हमने उनका सीधा मुकाबला तो नहीं किया, लेकिन हम जाकर सीमा पर जाकर बैठ गए, जिससे उनके लिए उनको मुश्किल में आ गए, सप्लाईज नहीं पहुंच पाई। जी। तो कुछ साल, डेढ़ साल, सवा साल चलता रहा। और उनको वापस, फिर वो खुद वापस चले गए जब संबंध बेहतर होने लगे और ये तय किया गया कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन का दौरा करेंगे। तो देखना पड़ेगा कि ये कैसे आगे चलता है। हाँ, मतलब चूंकि एससीओ की बैठक में भी प्रधानमंत्री और जिनपिंग के आमने सामने होने की बात कही जा रही है, आपने भी हम्म, सुनी ही होगी ये बात कि हम्म। एससीओ में तो एक अब उम्मीद हमें करना चाहिए कि वहीं से कोई रास्ता निकलेगा। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि जल्दबाजी से कुछ चीज होना चाहिए।
जी अगर राष्ट्राध्यक्ष अध्यक्ष मिले दोनों देशों का तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी राय यह है कि कदम कदम से आगे जाएं, जल्दबाजी ना करें इस पर, क्योंकि पहली बार है ये हमारे इतिहास में जब चीन की जमीन हमारे भी साथ है, जो वो अपना जमीन समझते हैं, जिस पर पहले कोई विवाद नहीं रहा है। हम ऊंचे पहाड़ों में बैठे हैं, तो क्या जल्दी हमें निकलने के लिए? बातचीत जरूर करेंगे। अब दूसरी बात ये कि, और ये भी स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि बर्फ आने लगेंगे जी 2 हफ्ते 3 हफ्तों में, और चीन की जो सेना है बर्फीले इलाके में लड़ने का उनका कोई अनुभव नहीं है। हमारे लड़के तो हर साल सियाचिन में जाते हैं 22,000 फीट में, और हम इसे इसे अभी तकरीबन 28 साल से करते आ रहे हैं। तो अनुभव हमारा है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एक ठंड के मौसम में कैसा रहना है। जी दूसरी बात ये, और ये मैं अक्सर कहता हूं, जब 1962 के जंग हुआ चीन के साथ, तब वो जो उनका जो सेना उस समय का था वो युद्ध प्रशिक्षित था। वो 30-40 साल से लड़ते आ रहे थे, एक गृह युद्ध, फिर जापान के खिलाफ, जी फिर कोरियन के खिलाफ। तो वो जिस तरह से उनको मालूमात थी इन लड़ाई के बारे में और अनुभव था, उस तरह के अनुभव इन लड़कों के साथ नहीं जो आज के चीन में रहते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हम दृढ़ता से रहें, जरूर बातचीत करें, अगर अच्छे रास्ता सामने आए जिससे हम निश्चित कर सकते हैं कि इस तरह के घुटभेद भविष्य में नहीं होगी, तो जरूर आगे चलें। जी लेकिन जल्दबाजी से मैं फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो भी कुर्बानियां की हैं हमारी सेना ने, वो बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे। जी आप उस स्ट्रेटेजी पे कह रहे हैं काम करने के लिए कि धीमे धीमे चलो और एक बड़ा हल निकालने के लिए, नतीजा निकले, छोटे नतीजों पर बात। यहाँ बड़ा नतीजा मैं नहीं समझता हूँ पूरा सीमा के लिए निकल सकेगा, जी लेकिन जरूर लद्दाख क्षेत्र में होना चाहिए। इसलिए कि चीन का क्या हक हमें कहना कि आप रास्ते क्यों बना रहे हो, जी आप इतने सीमा के पास इतने रास्ते क्यों बना रहे हो? अरे भाई, ये हमारा इलाका है, आपका क्या लेना देना है इससे? एग्जैक्टली। आपका हक क्या, अधिकार क्या है? तो इस एक बात मैं कहना चाहता हूं, चीन बड़े घमंडी हो गए हैं, क्योंकि जो 16-18 पड़ोसी हैं सब डर से मारे हुए हैं। एक जी जो उनका सामना करना से चाहता है वो वियतनाम है, और वियतनाम के पास उतना हथियार नहीं, और जो चाहता वो देते नहीं। और मैं भी एक दुख से कहता हूं कि जो जो प्रक्षेपास्त्र वियतनाम ने हमसे मांगा, हमने नहीं दिया। डरते रहे चीन से हम, कि ये चीन नाराज ना हो। अरे भाई, चीन पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार दे रहा है, परमाणु अस्त्र ने दिया है, तो आपको जी। क्यों घबराहट इन चीजों में? थोड़ा सा और धैर्य दिखाना चाहिए हमें इन चीजों में। अच्छा व्यू पॉइंट है सर आपका, आपने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बात कही आपने, वो काफी हमारे दर्शकों को समझ में भी आएगी हमें लगता है। सर चीन को लेकर एक सवाल ले लेते हैं, फिर आगे हम पाकिस्तान पे चलेंगे। आपकी नजरों से, चूंकि आपने देखा है दशकों दशक आपने देखा हाल, एलएसी का कोई सॉल्यूशन आपको दिखता है क्या? देखिए, जो ये टर्म एलओसी है, एलएसी है, जी ये हमने बड़ी गलती की कि हमने इसे स्वीकार किया। यानी वास्तविक नियंत्रण क्षेत्र। जी अब ये वास्तविक नियंत्रण क्षेत्र क्या है, कौन कहे? और वो समझौता में ये भी नहीं लिखा गया है कि ये वास्तविक नियंत्रण क्षेत्र है क्या। तो चीन करता क्या है, हर एक साल 8-10 किलोमीटर का घुसपैठ, और फिर कहने लगेगा वास्तविक नियंत्रण क्षेत्र में ये मारा है। तो ये चालाकी वो चलते रहे हैं और हम इसे सहते रहे हैं।
अब समझ मेरी राय में एक समय आ गया है कि उन्हें कह देना कि भाई संबंध ठीक नहीं बन सकते जब तक आप हमको मैप में, नक्शे में ना दिखाएं कि आपकी वास्तविक नियंत्रण क्षेत्र है क्या। ये थोड़ी कि उसको अंग्रेजी में सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, जी जी। यानी को एक एक छोटे छोटे भाग को काटना। तो यही करते आ रहे हैं हमारी जमीन पर पिछले 30 साल से, और किसी ने ये सोचा नहीं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा जब 1993 में इस समझौते पर हमने हस्ताक्षर किया। बहुत भूल किया सर। तो चीन से हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान, चूंकि आप वहां रहे, आपने बिल्कुल उस सरकार को देखा जो मतलब वो हर कुछ वो करना चाहती है भारत के खिलाफ, मतलब उसकी सारी की सारी नीतियां ही एंटी इंडिया रहती हैं। ऐसे देश में आप रहे और आपने उसको बहुत करीब से देखा। आप पहले भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई संबंध ठीक नहीं हो सकता, उसका जो व्यवहार रहा है। अब इमरान खान की सरकार, उससे कोई उम्मीद है भारत से रिश्ते कैसे सामान्य होंगे, या फिर आने वाले दिनों में जो सख्ती पीओके पर भारतीय सेना दिखा रही है, जिस तरीके से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्या उस तरीके से सरकार के लेवल पर भी कोई और एक्शन देखने की उम्मीद करें हम लोग? इमरान खान के बारे में आपको एक पुरानी कहानी ही कहूंगा। जी। 1962 में हमारी क्रिकेट टीम वहां थी, सुनील गावस्कर कैप्टन था। मुझे जिम्मेवारी दी गई थी, मैं उस समय भारत का कौंसल जनरल था कराची में, जी। कि टीम को मदद करें, देखभाल करें। तो काफी गई, तो मौका मिलता था पाकिस्तानियों से मिलने, खास जी। तौर पर उनके जो जर्नलिस्ट हैं, जी। घर भी आया करते थे, कभी कभी छोटा सा ड्रिंक भी ले लेते थे। तो उस तरह के संबंध बना। जी। तो हमारे खिलाफ जब उसने बॉलिंग की तो बहुत स्विंग हो रहा था गेंद एक तरफ से दूसरी तरफ, और गावस्कर और महेंद्र अमरनाथ के अलावा उनके बॉलिंग कोई खेल नहीं पाया। तो मैंने फिर उस पत्रकार से पूछा, भैया ये बता कि इमरान खान को तो मैंने देखा हुआ है कि जब अंग्रेजों के खिलाफ खेले या ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ खेले, इतने जोश से बोल नहीं करता है, हमारे खिलाफ क्या है। वो हंसने लगा। तो मैंने कहा क्या बात है, नहीं 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 कहूंगा। ऐसे नहीं यार, बोल दो, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं लेने वाला हूँ। तो उसने कहा कि यही सवाल उसने इमरान से पूछा कि भारत के खिलाफ बड़े जोश से बॉलिंग करते हैं और स्विंग भी बहुत होता है, और मैंने ये भी देखा कि वो स्विंग जो है ना, टी ब्रेक के बाद होता था, यानी कि टी के समय में खूब पॉलिश लगाते थे एक तरफ बॉल में अंपायर उनके। तो उसने, इमरान ने जवाब ये दी उसको कि भारत के खिलाफ इतनी गर्मी क्यों। तो उसने कहा, देखो जब मैं भारत के खिलाफ खेलता हूं वो मेरे लिए खेल नहीं है, मैं कश्मीर के अवाम को दिल में याद रखते हुए उसे एक जंग मानता हूं। 1982 का बात कर रहा हूं मैं, जब इमरान क्रिकेट कैप्टन था। और ये बात मैंने अपने ही घर में कराची में, जो भारतीय कौंसल जनरल का मकान था, वहां सुना। तो इमरान खान की दिखावट एक चीज है। आपके बंबई के जो बिजनेसमैन है ना, बड़े खिदमत करते थे उसे, घर बुलाओ, बढ़िया ऐसी दोस्ती। लेकिन उसको बात यह है कि लोगों को समझना चाहिए। और उसका, जैसे मैंने कहा, 1982 में कश्मीर का कोई जिक्र तो नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं। उस समय अगर वो इस तरह के बात करे तो आज उसके जहन में क्या होगा, दिल में क्या होगा, आप समझ लीजिए। आपने सर मतलब एक छोटा सा ऐसा उदाहरण दिया, उससे आपने इतनी बड़ी बात समझा दी लोगों को। मतलब मुझे लगता है कि जब ये लोग ये बात जब सुनेंगे तो समझेंगे कि पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ किस कदर से मतलब ऑपरेट करने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार है वो। नहीं, मैं पूरा पाकिस्तान नहीं कहूंगा, जरूर कई लोग हैं, जी। लेकिन अगर आप देखें तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया और यहां से कराची गए
और उनकी आबादी वहां कराची में है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े समर्थक थे। और एक दिन वाजपेयी जी ने मुझे कहा, जब मैं वहां जाने वाला था जी 1982 को, कि भाई इनको, वो ये कहते हैं कि उनकी रिश्तेदारों की परेशानी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो उनको वीसा आसानी से दे दो, आके आके मिलने दो अपने रिश्तेदारों से। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपकी अनुमति तो होगा। तो हमने डील दी वीसा, जो जिन लोगों के रिश्तेदार थे और शायद हैं अभी भी इंडिया में। जी और यकीन करें, 2 साल में वातावरण बदल गया उस समय इस चीज पर, कि जी जो प्रोपागेंडा उनको कहा गया था कि उनके रिश्तेदार परेशान हो रहे हैं, जेल में हैं, कि ये सब झूठ है। तो एक किस्म से ऐसे हमें नीति बनाना पड़ेगा जो आम आदमी को वहां समझ सके कि भारत असलियत में क्या है। एग्जैक्टली। सर अब मैं एक सवाल, ये जो सवाल पूछने जा रहा हूँ वो लास्ट में पूछने वाला था, लेकिन चूंकि आपने एक इमरान खान का किस्सा, उसके बाद आपने पाकिस्तान की नीति पर जो बात कहा, आप जब वहां पे सर उच्चायुक्त थे सर हम्म, अपने दौर में, हम्म। आपने जब अपने नजरिए से देखा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब उसको अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, आप अपने कार्यकाल का एक्सपीरियंस अगर शेयर करें तो। देखिए, जब मैं था हम्म, तो कारगिल युद्ध का समय था। जी मैं वाजपेयी जी के विजिट के जमा गया, वाजपेयी जी की स्वागत की, बहुत बढ़िया भाषण दिया उन्होंने वाजपेयी जी ने, जिनका थीम था अभी हम जंग न होने देंगे। और दिल से बोले वाजपेयी जी। मैं चुप रहा, क्योंकि मैं वहां असंतुष्ट था। कुछ चीजें हो रही थी जो मैं समझा नहीं सका। जैसे कि जब सिख यात्री वहां आते थे, जी खालिस्तान के नाम में उनको उकसाया जाता था, और वाजपेयी जी के विजिट के समय में ये हुआ। एक सिख यात्री जो है, बादल साहब भी आए हुए थे उस समय, जी जी तो कुछ हो रहा है मैंने सोचा। और जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे वो मिले, लेकिन अलग अलग मिले वाजपेयी जी से। वो जी अपने को प्रधानमंत्री से ऊंचा समझते थे। तो मेरे ख्याल, मेरी बात यह है कि मुझे कुछ गड़बड़ लगा, और फिर पता चला कि कारगिल में घुसपैठ हुई है। बहुत गहरे बातचीत हुई, तो मैंने कहा उनको कि आप लोगों ने विश्वास जरा ज्यादा ही किया इन लोगों पर। मैं मेरे राय में यह था कि आप कदम कदम से आगे जाएं, ये ना कि आगे जाके कूद कर इस बात को देखें। तो ना, ठीक है, वो एक उच्च स्तरीय निर्णय था, और वाजपेयी जी को एटलीस्ट दुनिया में लोग उन्हें देखने लगे कि ये शांति के इच्छुक है। तो एक लीडर के हक्स में, और उससे देश को भी फायदा मिला, कि एक तरफ वहाँ नवाज शरीफ जो सिख यात्रियों को उकसा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ वाजपेयी जी जो दिल खोलकर वहां गए हैं। जी बिल्कुल। तो और जब लड़ाई जंग शुरू हुई तो दिल्ली आया, मैं सेनाध्यक्ष से मिला, वायुसेना अध्यक्ष से मिला, और हमारे ब्रजेश मिश्रा जो थे, वाजपेयी जी के जमाने में अगर आपको निर्णय क्या है समझना था तो ब्रजेश मिश्रा से मिलना अच्छा। जरूरी था, क्योंकि बहुत निकट थे वो वाजपेयी जी के। और उनसे पूछा मैंने कि ही सर, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो तुम कह रहे थे सही निकला, लेकिन दृढ़ता से हम इनका सामना करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। और वही हुआ। तो हमारे एक एयरफोर्स जहाज को उन्होंने गिरा दिया था, और वो वापस करना चाहते थे, और बड़े दिखावट से उसे वापस देना चाहते थे। जी मैंने कहा मैं आऊंगा नहीं जब तक एक प्रेसमैन वहां नहीं हो। अगर अगर आप वो ना कर सके तो उसे
आप उच्चायुक्त में छोड़िए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता था उनका नाम, जी। तो उन्होंने यहाँ अपने उच्च आयुक्त में आयुक्त में छोड़ा, के साथ छोड़ा, और उसको हमने वापस देश भेज दिया। लेकिन उससे एक चीज वो सीख पाए कि जब जो बांग्लादेश में उनकी पिटाई हुई थी, जी। वो और भी जगह हो सकती है अगर जरा ज्यादा सर उठाए तो। यानी कि भारत जो है अपनी ओर से कभी हिंसा नहीं करेगा, युद्ध के प्रयास नहीं करेगा, लेकिन अगर आप भारत पर के इलाके में आंख दिखाएं और इशारा करें तो नतीजा अच्छा नहीं रहेगा। सर, कश्मीर को लेकर एक खासी लकीर, चिंता की लकीर खींचने की कोशिश लगातार हो रही है। मतलब 370 हट जाने के बावजूद भी ये कोशिश किया जा रहा है कि कैसे भी ना कैसे करके आतंकवाद, अलगाववाद, उस साइकिल को जिंदा रखा जाए। आप चूंकि आप पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान को लेकर आपने बताया कि किस तरीके से क्या सोच है वहां की। मेरी इस बात में दिलचस्पी है कि क्या आप अपने नजरिए से, अपने अनुभव से ये हमें बता सकते हैं कि जिस तरीके से 370 अनप्रिडिक्टेबल तरीके से खत्म हुआ, आने वाले वक्त में सर क्या अलगाववाद और आतंकवाद पूरी तरीके से आप खत्म होता हुआ देख रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपने को अधूरा समझता है और उसका जीने का एक ही मकसद है कि वो किसी ना किसी तरह कश्मीर पर कुछ आगे चलें। मेरी राय यह है तो कि जो भी समस्या, ये तो जल्दी हल नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ प्रयास हुए हैं जी। और प्रयास यही है कि नियंत्रण रेखा को एक किस्म से एक शांति का लाइन बना दें, रेखा बना दें और खोल दें। लेकिन जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगा हुआ है वो हो नहीं सकता। तो सारी दुनिया को हमें ये समझाना चाहिए जी। कि हम किसी के और के, हम उनके जमीन के इच्छुक नहीं है। ठीक है, हमारा एक पोजीशन है कि पूरा प्रांत हमारा है, लेकिन उससे पहले शांतिपूर्ण तरीके से तो रहना पड़ेगा, और शांतिपूर्ण तरीके से लेना पड़ेगा तो एक, घुसपैठ बंद करो, हिंसा बंद करो और व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाओ। यही यही रास्ता है। अब समस्या यह है कि मैं समझता हूं अगर एक चुना हुआ सरकार वहां हो तो यह रास्ता अपना सकता है, लेकिन जब तक सेना हावी हो, नहीं जानता हूं। लोग कहते हैं कि मुशर्रफ के जमाने में उनके अंतिम सालों में कुछ ये प्रयास किया गया था, कुछ आगे बढ़े थे। देखना पड़ेगा अब आइंदा होता क्या है। सर, अब चूंकि हम कश्मीर पीओके को लेकर बात कर रहे हैं, पीओके को लेकर बहुत कयास लग रहा है कि लोग उम्मीद जा गई है। जिस तरीके से 370 हटा, उसके बाद से तो ये उम्मीद जा गई लोगों को कि अब पीओके भी ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक परेशानी सर, जो सबसे बड़ी परेशानी है और जिसको लेकर भारत भी बहुत एग्रेसिव दिख रहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें हैं सर, और चुनाव की जो अभी हाल में कोशिशें हो रही हैं वहां पे, उसको क्या वो एक बड़ा फैक्टर साबित होगा आने वाले दिन में पाकिस्तान की मुसीबत पड़ने के? देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान का महत्व सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए नहीं है, जी। चीन के लिए भी है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि रास्ता वहां से है और चीन देखता है कि अगर उनके भारत की पूर्वी ओर से कुछ रुकावट आए तो हिंद महासागर के साथ जी। संबंध वो इस रास्ते से रख सकते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर सीधा बलूचिस्तान तक, जी, बिल्कुल। ग्वादर। जी, बिल्कुल। तो ये चीन का भी इसमें कुछ जरूर इच्छाएं हैं, उनकी कुछ नीतियां हैं। जिस तरह से पैसा
दे रहा है, वहाँ पूंजी निवेश की है उन्होंने। जी, बिल्कुल। ये चीन चीन भाईचारे से नहीं करता ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चूंकि सर हम गिलगिट चुनाव को, आपको लग रहा है सर कि अगर पाकिस्तान चुनाव कराने की कोशिश करता है तो फिर भारत की तरफ से कुछ देखने को मिल सकता है? देखना पड़ेगा कि वहाँ उसका प्रतिक्रिया क्या है। ये बात हमें समझना चाहिए कि आबादी कम है, तो ये करवा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक तरह से हमारा फायदा है। जी क्योंकि जब बना, ये महाराजा के कब्जा में नहीं था जम्मू कश्मीर का, और ये भारत का एक अंग था। तो जी वो जरूर कह सकते हैं हमारा हमारा पोजीशन, लेकिन एक और विषय होगा बातचीत जी के लिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच। ये सर आप इशारों इशारों में जो बात कह दे रहे हैं उसका मतलब बहुत गहरा है। तो सर एक सवाल अब आखिर की तरफ है, हम मतलब जी पारसारथी जी के नजरों से देख समझना चाहते हैं कि आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में। भारत जिस तरीके से अपना कद, भारत का कद बढ़ा है, इस बात को हर किसी ने रेखांकित की है सर। तो आप अपनी नजरों से क्या देख रहे हैं कि क्या इंडिया पूरी तरीके से कामयाब है पाकिस्तान को आइसोलेट करने में? और अब इंडिया जिस तरीके से चीन को लेकर एक कैंपेन अपने देश में कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत का, और क्वाड को लेकर जिस तरीके से बात हो रही है, क्या लग रहा है सर, क्या इन दोनों देशों को इंडिया पूरी तरीके से आइसोलेट कर सकता है? उनको पूरी तरह से आइसोलेट तो नहीं कर सकता, जी लेकिन उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव ला सकता है। पाकिस्तान को अब भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है जी अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल स्तर पर आतंकवाद समर्थन के लिए कार्रवाई चल रही है, रोका नहीं है वो कार्रवाई। हाँ तो ये एक दबाव है कि अगर हद से ज्यादा चले जाए तो अमेरिका और जो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं बिल्कुल। उनसे इशारा गया कि आर्थिक सहायता बंद अगर सीधा ना हो गए तो सीधा हो जाएगा। क्योंकि चीन तो सड़कें बनाता है, कर्ज खूब लेता है, अब हाँ पता नहीं पाकिस्तान उनका पैसा वापस कैसे करेगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जी बिल्कुल। एक आपको एक किस्म के अचानक नहीं देखना है, लेकिन समझ लो कि धीरे धीरे चीन पाकिस्तान के धरती भी थोड़ा थोड़ा रहते रहेंगे। लाहौर, ये ग्वादर के पास दो बंदरगाह हैं, जी पोर्ट्स हैं बिल्कुल। वहाँ, उस पर चीन का नजर है। उस पर सर खबर है कि वो बेस भी बना रहा है वहां पर अपना, मिलिट्री बेस। भाई, उसके लिए तो पूरा पाकिस्तान एक बेस है। हाँ जब चाहे वहां भेज कर सकते, जो चाहे कर सकते हैं। जी 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 अगर अगर पाकिस्तान के हथियार जो भी हों, आजकल के जमाने में पाकिस्तान के पास पैसा नहीं कि अमेरिका या रूस से खरीदे, जी बिल्कुल। चीन से आते हैं ज्यादातर। और अभी चीन का मकसद ये है, और इसे ध्यान रखना चाहिए, कि पाकिस्तान को नवसेना को और शक्तिशाली बनाना, और ये होगा। सो चुनौतियां हमारे लिए भी हैं। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर सर आपका कहना है कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो इन दोनों देशों पर लगाम लगाने के लिए काम आ सकता है। हाँ, सर आपने हम अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत बेहतरीन किस्से हमें बताए हैं। उम्मीद है ये बातचीत हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी। भारत तक पर सर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत तक पर आने के लिए।